नमस्कार, कार्यक्रम परख में आपका स्वागत है। इंडिया इज अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और हर लोकतंत्र की तरह हमारे देश में भी चुनावों का खासा महत्व है। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो यहां तक कहते हैं कि चुनाव एक खेल है, हार जीत का खेल। लेकिन अक्सर यह भी देखा गया है कि इस खेल में जीत उन लोगों की होती है जिनके पास बाहुबल है, यानी कि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है या फिर उनके पास पूंजी बल है, काफी मात्रा में उनके पास काला धन है। ऐसा यह भी नहीं है कि इस विसंगति को, इस विकृति को अपनी व्यवस्था से हटाने की कोशिश ना की गई हो। पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को एक आदेश पारित किया था, जिसको कि एक अधिसूचना के रूप में जारी किया चुनाव आयोग ने 28 जून सन 2002 को। उसमें कहा गया था कि कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहता है उसे मतदाता को यह बताना होगा कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उसकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा क्या है, उसकी कोई देनदारी तो नहीं और उसकी शैक्षिक योग्यताएं क्या है। लेकिन इस तरह के प्रावधान सरकार को गवारा नहीं थे, लिहाजा उन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया। इस अध्यादेश में एक सेक्शन 33B था, जिसको कि इस साल अभी कुछ दिन पहले 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है। यानी कि चुनाव सुधार के नाम पर इस देश में सुधारों की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, बनती रहती है और फिर बिगड़ जाती है। ऐसा क्यों है, यही विषय है आज के कार्यक्रम परख का। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर। आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर हैं। इनके साथ बैठे हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस कार्यक्रम के न्यूट्रल अंपायर सुभाष कश्यप साहब। इसके अलावा जाने माने राजनेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ हैं, बड़े ही अतिविशिष्ट मेहमान हैं। उनके साथ बैठे हैं शकील अहमद राणा साहब, आप उपाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के। सुब्रमण्यम स्वामी साहब के ठीक पीछे बैठे हैं टी.आर. रामचंद्रन साहब, आप ब्यूरो चीफ हैं द ट्रिब्यून के। उनके साथ हैं सी.पी. भामरी साहब, आप शिक्षाविद हैं। उनके साथ बैठी हैं कामिनी जायसवाल जी और उनके साथ एक और वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं राजीव धवन साहब। पहला सवाल डॉक्टर सी.पी. ठाकुर साहब आपसे। चुनाव सुधार की लगातार बात की जाती है, सुधारों की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर कोई बीच में टांग अड़ा देता है, क्या ये सच्चाई? देखिए, सच्चाई तो है कि अभी जो जिस अध्यादेश की बात आपने की उसमें सारे पार्टी का जो मतैक्य हुआ उसके बाद से ये अध्यादेश आया। सब लोगों ने कहा कि ऐसा होना चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। सब लोगों ने कहा, डॉक्टर अभिषेक मनु जी, सब लोगों ने कहा। इसमें तथ्य साफ करना चाहूंगा। जब ये पहला जजमेंट आया, निर्णय उच्चतम न्यायालय का, उसके बाद चुनाव आयोग की जो अधिसूचना आई, उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। उस बैठक में हमारे 2 वरिष्ठ नेता कांग्रेस की तरफ से भी गए थे। उन्होंने वहां मुख्य रूप से एक पक्ष पे विरोध किया और वो पक्ष था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको जो दिया गया है पावर नामांकन पत्र को रद्द करने का, वो शायद सही नहीं होगा, उसके पास समय नहीं है, उसके पास बाकी साधन नहीं है वगैरह वगैरह। उसके अलावा हमने मूल रूप से सभी सुझावों का स्वागत किया था उस मीटिंग में और उसके बाद जो अंततोगत्वा जो अध्यादेश आया सरकार का, उसका भी हमने विरोध किया। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ही शायद एक ही पार्टी थी आपकी शुरुआत से ज्यादा सफेद है और शुरुआत कभी सफेद की बात नहीं। हम इसमें विश्वास करते हैं कि मूल तौर पे, मोटे तौर पे इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पे इन सब चीजों का स्वागत करना चाहिए और होना चाहिए। कोर्ट ने, अदालत ने जो निर्देश दिए हैं चुनाव सुधारों को लेकर, आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब, चुनाव सुधारों की लगातार बात की जाती है, लेकिन चुनाव सुधार जब होने लगते हैं तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई घटना या दुर्घटना, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, हो जाती है। क्यों? आप माइक ले लीजिए प्लीज। चुनाव सुधार जो है वो आप उन लोगों से करवाने चाहते हैं जो जिनका नुकसान होने वाला है, तो ये क्यों आप उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ बदल कर कुछ ऐसे उसको फीका करके पेश किया नहीं जाएगा? मैं तो समझता हूँ कि एक ही रास्ता है इसमें, या हमारी जो मतदाता हैं वो जागरूक हो जाएं, इस तरीके से हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, कामिनी जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आपने वहां पर काफी दलीलें पेश की होंगी, सरकारी रवैया है क्या चुनाव सुधारों को लेकर? आपने वहां पर और लोगों की भी दलील सुनी होंगी, अरुण जेटली साहब जैसे लोग भी थे, बड़े काबिल वकील हैं, देश के उभरते सितारे हैं मंत्री के रूप में, लेकिन वहां पर वो ये कहते हैं कि ये तो मौलिक अधिकार नहीं है, राइट टू नो अबाउट द एंटीसीडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट शुड नॉट बी अ फंडामेंटल राइट।
तो इस तरह के तर्क क्या देती है सरकार, किस तरह की मानसिकता है? सरकार का सबसे थोड़ा आप माइक ऊपर ले लीजिए मैम। सरकार का सबसे बड़ा तर्क ये था कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बता सकती सरकार को कि इलेक्शंस कैसे करे जाए। फिर दूसरी उनकी ये बात थी कि राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू नो भी फंडामेंटल राइट नहीं है। और उन्होंने जो जजमेंट था 2 मई का, उसकी काफी खिल्ली उड़ाई थी कि अब इसका मतलब ये है कि हम एसेट्स अगर फाइल करें तो मेरे पास अगर एक रोलेक्स वॉच है तो मैं ना उसको करूं तो इसका मतलब कि मेरा कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सरकार ने बड़ी ही हाउ डेयर यू, आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं हमसे? बिल्कुल। राजीव धवन जी, ये बात की कि सरकार किस तरह से खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रही थी, राइट टू वोट, राइट टू नो, ये फंडामेंटल राइट, ये मौलिक अधिकार नहीं है आज की तारीख में एक आम साधारण हिंदुस्तानी नागरिक के। ऐसा क्या कारण है हमारी व्यवस्था में? सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंटरप्रेट करेगी लॉ को। चुनाव आयोग की बात आती है, पिछले साल भी हमने देखा, मैं पुरानी बातें हो चुकी है, नाम नहीं लूंगा, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, परंतु चुनाव आयोग पर उंगलियां उठाई गई। ये कौन होते हैं तय करने वाले, चुनाव होंगे या नहीं होंगे? हमारी व्यवस्था में ये फेरबदल, ये बदलाव कैसे आया कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर लगातार उंगलियां उठाओ, ये आपके अधिकार नहीं है? देखिए, जहाँ तक हमारी इलेक्शंस हैं वो बिना इलेक्टोरेट को ज्ञान देने से इलेक्शन मजबूत नहीं हो सकती हैं, और इसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं और इसमें कांग्रेस भी शामिल है। बहुत सालों से कोई कानून तो कांग्रेस या कोई और पार्टी के विरुद्ध नहीं था कि आप अवश्य ही कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी है उसको आप खड़ा करिए जी। तो ये बातें जो हैं ये सुलझ सकती हैं अगर पॉलिटिकल पार्टीज चाहें, पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती हैं। अतुल पर आने से पहले मैं पहले सफाई आपसे चाहूंगा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह जी। वो ये कह रहे हैं कांग्रेस भी बराबर जिम्मेदार है। आप थोड़ी अपनी कमीज थोड़ी सफेद दिखा रहे थे, कांग्रेस की भी पूरी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर राजनीतिक जमात की जिम्मेदारी है। इसमें यह बात नहीं कि कांग्रेस हम तो तैयार थे, भाजपा तैयार नहीं थी, समाजवादी तैयार नहीं थी। देखिए, मैं सिर्फ ये सफाई कर रहा था तथ्यों पे कि वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया, विरोध नहीं किया। राजीव जो कह रहे हैं दूसरा भिन्न मुद्दा कह रहे हैं। जो राजीव जो विकृति आई है ये उसके लिए आप भी जिम्मेदार मानते हैं? ये जो जिम्मेवारी दे रहे हैं हमारी तरफ या जो आरोप लगा रहे हैं वो है कि 40 वर्षों ने सब पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलके उस दौरान अपने आप बिना कानून के वॉलंटरीली ये क्यों नहीं किया कि ज्यादा लोगों को टिकट दें जिनका क्रिमिनल शीट नहीं हो, अपना डिक्लेयर करें एसेट। 40 साल में जी अतुल, देखिए, दो प्रमुख विपक्षी पार्टियां या सत्ताधारी और विपक्ष पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनकी एक सोच है। इनका यह कहना है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समझे आप? दोनों ही गुनहगार हैं। आप भी हैं, आप भी राजनीतिक जमात तो आ रहे हैं। आप सुनिए ना, गुनहगार बनाने से आप अपने आप को गुनहगार मानते हैं या नहीं? मेरा पक्ष तो सुनिए, विपक्ष मत बन जाइए, पक्ष सुनिए पहले जी। 40 साल में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी चुनाव सुधार की बात नहीं सोची, और जब कभी भी, चाहे वो गोस्वामी कमेटी के नाम पर हो, चाहे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी के नाम पर जो कुछ भी संस्तुतियां आई, उसमें पलीता लगाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी से जो ऑल पार्टी मीटिंग को कह रहे हैं कि सर्वानुमत है, यह एक झूठ है। वास्तविकता में अगर यह सच्चाई है तो केंद्रीय सरकार को उस पूरी प्रोसीडिंग्स को जाहिर कर देना चाहिए। वो करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक अलग किस्म की पार्टी है, पार्टी विद द डिफरेंस है, तो इसलिए डिफरेंस इनका होना चाहिए। जी, डिफरेंस की इन्होंने बात की, फर्क की बात की। मैं इनडिफरेंस की बात आपसे पूछना चाहूंगा जो हमने अभी तक चर्चा की है। What would be your concluding comments for this particular session? मैं अगर एक नागरिक के नाते बात करूं जी, और राजनीतिक दलों की दलदल से ऊपर उठकर बात करूं, तो एक तो मैं कहूंगा कि जितनी बातें कही गई सभी में बहुत कुछ तत्व है और सत्य है। सत्य जी। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि नागरिक के लिए ऐसा लगता है कि चुनाव प्रक्रिया जो इस समय है उसमें बहुत दोष हैं। चुनाव का जो कानून है, चुनाव की जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, उसमें बहुत दोष हैं, और उसके कारण सही लोग चुनकर विधानसभाओं में नहीं आ रहे हैं। यानी कि सुभाष कश्यप साहब ने जो रास्ता सुझाया है वो ये कि कानून बनना चाहिए, लेकिन दिक्कत इस देश में ये है कि कानून बन नहीं पा रहे हैं। हमारे सांसद कानून बनाने को तैयार नहीं हैं, अपने पर अंकुश लगाने को तैयार नहीं है। हो क्या रहा है कि कानून कुछ बनाए जाते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश दे देती है, दिशा निर्देश दे देती है। सरकार और बाकी तमाम जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो हमारी राजनीतिक जमात है, वो फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि जो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं इन पर
सर्वदलीय बैठक बुलाओ। यानी कि एक फैसला होता है इस देश में तो दूसरा फैसला ले लिया जाता है, उससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ फैसला। फैसले पर फैसले की इस प्रक्रिया पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। कार्यक्रम परख में आपका एक बार फिर स्वागत है। 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया उसमें कोई खास लंबी चौड़ी मांगे नहीं रखी गई हैं राजनेताओं के सामने। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं कि आप ये बता दीजिए कि आपकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं थी, आप ये बता दीजिए कि आपकी देनदारी कितनी है, आपकी चल अचल संपत्ति कितनी है, आपकी शैक्षिक योग्यताएं कितनी हैं। लेकिन इसको लेकर भी हमारी राजनीतिक जमात में एक बवाल खड़ा हो गया। सीपीआईएम जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है वो तो ये कहती है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस निर्देश का बड़ा ही उदासीन रवैया अख्तियार किया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ेगी, इस बात को लेकर फिर से चर्चा करनी होगी। यही रुख था समाजवादी पार्टी का भी। कांग्रेस थोड़ी साफ थी इसमें। कांग्रेस कहती है कि जो कोर्ट का, अदालत का जो निर्देश है उस पर पालन करना चाहिए। सीपी ठाकुर साहब, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक फैसला आता है, एक निर्देश आता है, राजनीतिक जमात एक और फैसला करके बैठ जाती है, उस पर फिर से फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट। ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, फैसले पर फैसला? देखिए, इसमें जो मैं सीपी ठाकुर एक भारतवर्ष के नागरिक हैं। सीपी ठाकुर पटना से चुनाव लड़ते हैं, बिहार से चुनाव लड़ते हैं। बिहार के में जो चुनाव होता है उसके विषय में पता नहीं सुप्रीम कोर्ट और अन्य लोगों को मालूम है कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। और तीसरा शांतिपूर्ण नहीं होते। और तीसरा हम हैं जो कि एक इस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जिसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक बार जैसे ये फैसला हुआ इस सरकार का कि सारी पार्टी का मत लेकर के काम किया, इसमें एक फैसला लिया, तो मेरे दृष्टिकोण से बात सब ठीक लगती है। लेकिन ये जरूर है कि सब पार्टी मिल करके इस पर फैसला ले, जैसा कि अन्य लोगों का भी मत है। आम सहमति होनी चाहिए। आम सहमति बड़ा अच्छा शब्द है। जी, आम सहमति काफी अच्छा शब्द है। रामचंद्रन साहब, मैं आप पर आना चाहूंगा। ये कोई भी निर्देश आता है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी क्लेंजिंग प्रोसेस का आगाज होता है, उसकी शुरुआत होने लगती है, तो ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जो राजनीतिक जमात है, हमारे जो राजनेता हैं, वो इसको धमकी समझते हैं, इसको मौका क्यों नहीं समझते कि एक मौका मिला है कि हम व्यवस्था को अच्छा कर दें? मेरे ख्याल में देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। जहां पर एक पार्टी कहती है कि हाँ आप सब कुछ सीधा कर दीजिए, वहां पर दूसरी पार्टी कहती है जब तक आप पे चार्जशीट ना हो और 2 साल आप जेल में ना काटें तब तक आप बड़े आसान से कैंडिडेट बन सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि विनेबिलिटी इनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। 33% जो आरक्षण ये बात करते हैं लेडीज के लिए, आप किसी से भी बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी से, वो भी कहेंगे कि हम इतने कैंडिडेट्स नहीं खड़ा कर सकते। विनेबिलिटी हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, सीपी भामरे साहब, पहली बात यह है कि ये डेमोक्रेसी का माहौल उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की देन नहीं है। मैडम जायसवाल ने ठीक कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं ये बतलाने के साहब आपका ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है,
और आप वहां इतनी बेहुदार बचपने वाली आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म और डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने में इस पॉलिटिकल क्लास को कोई इंटरेस्ट नहीं। ये चुटकुलियां करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वकील क्या कहता है, पार्लियामेंट क्या कहती है, ये चुटकुलियां ये करते। डॉक्टर स्वामी, बड़ा ही एक कठोर किस्म का फ्रेज इस्तेमाल किया भामरी साहब ने कि हमारे नेता, जिसमें आप भी शामिल हैं, प्रजातंत्र का मखौल उड़ा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बादशाहत की बात होती है कि प्रजातंत्र में बादशाह कौन है? कहा जाता है, बताया जाता है कि बादशाह होता है एक आम साधारण हिंदुस्तानी नागरिक जो अपने प्रतिनिधि को चुनता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बादशाह थप्पा लगाया या आज की तारीख में बटन दबाया, बादशाहत आपकी खत्म। मैं यही कहता हूं कि जो मूल बात आप जिससे शुरू की उसी बात पर आज हम अटके हुए हैं, वो है नियत का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की। अब लोकसभा के हुज हु में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपने दस्तखत में देना होता है। कितने लोगों ने सही दिया है, और यदि कोई पकड़ा जाए उसमें कुछ दंड मिलता है। जब ये अध्यादेश पारित किया जा रहा था, तत्कालीन कानून राज्य मंत्री रविशंकर प्रसाद तो ये कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है शैक्षिक योग्यता में? कोई अनपढ़ आदमी और कोई पीएचडी या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हो, उनमें कॉमन सेंस बराबर होती। नहीं, जब अनपढ़ आदमी लिखता है कि मेरे पास डिग्री है, तो इसके माने इस देश में कुछ डिग्री का मान है। पढ़ा लिखा होना कोई एक वैल्यू है, एक लक्ष्य है जो जिसको सब प्राप्त करने चाहते हैं जी। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना तो बिल्कुल सही है कि वोटर को पता होना चाहिए जी। एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, मैं आपसे सफाई चाहूंगा और इस पर फिर टिप्पणी चाहूंगा कामिनी जी आपकी और राजीव धवन साहब आपकी। अगर कानून बनाने का हक संसद के पास है और वो संसद उस हक को पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाती है, और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट अगर एक दिशा निर्देश भी देती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो रास्ता क्या है? नहीं, देखिए सच्चाई ये है, यद्यपि हमें पढ़ाया जाता है हमेशा से कि संविधान में कानून तो संसद बनाता है, कानून इंटरप्रेट कोर्ट करता है। सच्चाई ये नहीं है, ये फिक्शन है, जैसे सब वकील जानते हैं, जैसे सब लोग जानते हैं। वास्तविकता ये है, और मैं आशा करूंगा इससे कोई विरोध नहीं करेगा इस बात का, कि अंततोगत्वा कानून क्या है, लीगल पोजीशन क्या होनी चाहिए, वो अंततोगत्वा उच्चतम न्यायालय ही कहता है। यानी कि अगर उच्चतम न्यायालय इस तरह के दिशा निर्देश देता है, इस तरह का फैसला सुनाता है, 13 मार्च हो 2 मई हो पिछले साल, तो वो बाध्य होता है क्योंकि अंतिम निर्णय अगर संवैधानिक पक्ष पे उच्चतम न्यायालय का है, तो संविधान अगर बदला नहीं जाए, और अगर संविधान भी बदला जाए और उसमें मूलभूत ढांचे का मुद्दा आ जाए, तो अंत में उच्चतम न्यायालय की कहावत ही सही होगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा इसमें, जो नियत की बात की स्वामी नियत पर मैं बहुत जरूरी है। पहले ये लॉ पॉइंट को हम पूरी तरीके से इस पर विचार कर लें। कामिनी जी, अभिषेक मनु सिंघवी साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कांग्रेस से हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, वो साफ कह रहे हैं कि कोर्ट भी कानून बना सकती है। फिर लगातार ये इस तरह का एक प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जाता है कि कानून बनाने का हक तो सिर्फ संसद का है? आपका क्या कहना? नहीं, ये जो इस केस में ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कोर्ट ने कोई कानून नहीं बनाया है, कोर्ट ने सिर्फ जो संविधान है उसके तहत लोगों के मूल अधिकार का इंटरप्रिटेशन किया है। ये कहना कि कोर्ट ने कानून बनाया है और ट्रेसपस किया है लेजिस्लेटिव फील्ड में, ये तो एक बहस की बात है, पर ये बिल्कुल गलत है जी। डॉक्टर सीपी ठाकुर साहब, 2 वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे पास बैठे हैं, वो कहते हैं कि ये मात्र एक दिशा निर्देश दिया गया है, एक इंटरप्रिटेशन किया है, जो कामिनी जी ने शब्द इस्तेमाल किया। उसके बावजूद मेरे को सवाल पूरा करने दीजिए। आपके जो संसदीय दल के प्रवक्ता हैं विजय कुमार मल्होत्रा साहब, जब ये निर्देश आया अदालत का, तो वो ये कहते हैं कि ये तो संसद और अदालत के बीच में लड़ाई की बात हो गई, जुडिशियल एक्टिविज्म की और उन्होंने इशारा कर दिया। इसमें लड़ाई उड़ाई की कोई बात नहीं है। गलत थे मल्होत्रा साहब, ये डेमोक्रेसी गलत थे मल्होत्रा साहब। नहीं, गलत मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें लड़ाई की कोई भी बात नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट एक समझिए कि लड़ने लोगों का एक जमायत वो भी है, और वैसे ही ज्ञानी लोगों का एक जमायत जो है सो संसद भी है, और दोनों को सोचना है कि ये इन्होंने सवाल जो कहा कि नियत नहीं, ऐसी बात नहीं। नियत अगर खराब रहती तो डेमोक्रेसी इंडिया में अभी तक चलती नहीं जी। इस सब नियत खराब नहीं है, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र बड़े ही सफल रूप से चल रहा है। अतुल कुमार अंजान साहब, एक और सीपी भामरी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, नियत की प्रजातंत्र को मखौल बनाने की बात करते हैं। ये कहते हैं नियत बिल्कुल साफ है, हमारी प्रजातंत्र जो हमारी जो डेमोक्रेसी है बिल्कुल सही चल रही है। जो मैंने शुरुआत में भी कहा, जीवंत प्रजातंत्र है भारत। आप क्या कहेंगे? मैं तो समझ रहा हूं जो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इन्होंने अपने ही वक्तव्य प्रारंभ करते हुए 3 स्थितियां अपनी बताई। एक टिकट में 3 खेल देख रहे हैं, लोकतंत्र के 3 परिभाषाएं पेश कर रहे हैं।
इस संपूर्ण प्रक्रिया में ये संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बनाम संसद नहीं है। यह देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो विकृतियां पैदा हो गई हैं, उन विकृतियों को दूर करने के लिए एक तरह का प्रयास है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और बिना किसी बहस के सभी राजनीतिक दलों को इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस निर्देश को, इस सामान्य सी छोटी सी एक पहल को स्वीकार करके अपने चुनाव प्रक्रिया के अंदर सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए। पहल को स्वीकार करके अपनी चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात करनी चाहिए हर राजनीतिक पार्टी को। ये बात कह रहे हैं अतुल कुमार अंजान साहब। लगभग यही मूल बात निकली है, होता क्यों नहीं है? फैसले पर फैसला। फिर से पहला सवाल, आपका कंक्लूडिंग कमेंट इस सत्र का। मैं पूर्णतः सहमत हूं इस बात से कि चुनाव प्रक्रिया में जल्दी से जल्दी मूलभूत सुधार होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो लोकतंत्र इस देश में सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन वो सुधार किस प्रकार होने चाहिए, उस पर मत भिन्न है जी। क्या सुप्रीम कोर्ट तीसरा चैम्बर लेजिस्लेचर का हो सकती है, जैसा पंडित नेहरू ने एक बार कहा था जी कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी द थर्ड लेजिस्लेटिव चैम्बर जी। सुप्रीम कोर्ट थर्ड लेजिस्लेटिव चैम्बर नहीं हो सकती और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकती। तो दोनों को अपने अपने दायरे के अंदर रहकर काम करना होगा। यानी कि हमारे न्यूट्रल अंपायर सुभाष कश्यप साहब का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी, अदालत को भी ये देखना चाहिए कि उनकी लिमिट्स जो बांध रखी हैं, उन लिमिट्स को वो ना लांघे। अगर वो कानून बनाते हैं तो इनके हिसाब से कानून इंटरप्रेट करना खास जिम्मेदारी है आज की तारीख में अदालत की। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये उठता है कि अगर संसद, हमारी संसद जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, अगर उनका निर्वहन नहीं करती है सही तरीके से, तो रास्ता क्या निकलता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। कार्यक्रम परख में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि अदालत के हक क्या हैं और सांसदों की जिम्मेदारियां क्या हैं। अदालत के जो हक हैं उस पर तो हमें मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस मिली, लेकिन सांसदों की जिम्मेदारियों के बारे में लगभग यहां पर आम सहमति है कि कानून बनाना, चुनाव सुधार की बातें करना उनकी खास जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। मैं एक आम हिंदुस्तानी पर आना चाहूंगा। हरुण, अमित, अरुण और लखविंदर, कुछ फर्क पड़ेगा इस बात से अगर आपको पता लगे कि आप जिस उम्मीदवार को वोट देने वाले हैं वो तो एक क्रिमिनल है, वो एक अपराधी है, क्या आप उसको वोट देंगे या नहीं देंगे? वो सर, जो आदमी ऐसा है, कोई पब्लिक लिए ठीक काम करेगा उसके लिए वोट देनी चाहिए, देंगे वोट। यानी कि अपराधी को आप वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, पक्का नहीं देंगे जी। अरुण, अगर आपको ये पता लगे कि आपका जो उम्मीदवार है बिल्कुल ही अनपढ़ है, क्या आप उसको वोट देंगे? बिल्कुल नहीं वोट देंगे। एक पियोन के लिए तो 8th या मिडिल क्लास या 10th उन्होंने लेवल रखा हुआ है, और एक जो भविष्य बना रहे हैं, मतलब देश के लिए वो बना रहे हैं, उनके लिए कोई एजुकेशन का कोई रखा ही नहीं है। अमित, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा, अगर आपको पता लगे जिस उम्मीदवार को आप सोच रहे थे कि वोट दूंगा कि ये तो कर्जदार है, क्या आप उसको वोट देंगे? डेफिनेटली नहीं दूंगा सर। नहीं देंगे जी नहीं। और हारून, अगर आपको ये पता लगे कि जिस आदमी को आप वोट देने वाले थे या जिसको वोट देने की आप सोच रहे हैं, इसने तो करोड़ों का काला धन कमा के रख रखा है, क्या आप उसको वोट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे सर। डॉक्टर सीपी ठाकुर साहब, क्या ये घबराहट है राजनेताओं के मन में? लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूं कि एक लड़की जो है सड़क पर जा रही है और एक बहुत ही, उसको कोई गुंडा उसको छेड़ता है, बहुत पढ़े लिखे आदमी, वो कतरा करके वहां से भाग जाता है, बगल से निकल, कौन लफड़ा में पड़े यहाँ पर। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी, हो सकता है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, वो उसको उस गुंडे से बचाता है। इलेक्शन आता है, दोनों खड़ा होता है,
आप बताइए कि वो लड़की किसको वोट देगी। राम साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि डॉक्टर सीपी ठाकुर बाल की खाल निकाल रहे हैं? नहीं, बाल की खाल नहीं, जो हो रहा है सो ही मैं बता रहा हूं। माइक ले लीजिए राम साहब। राम साहब, बाल की खाल तो नहीं निकाल रही। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आई एम सॉरी टू डिसएग्री विद यू डॉक्टर ठाकुर, बट द फैक्ट रिमेन्स कि दैट इज अ फ्लीटिंग मोमेंट। और जब इलेक्शन में ये एक ही मुद्दा नहीं रहता, कई मुद्दा रहता है, वो ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूं, चूंकि मैं तो बहुत इलेक्शन लड़ा हूं, मैं मानता हूं कि भारतवर्ष की जनता सब चीज सोच समझ करके वोट देती है, सब कुछ सोच समझ करके, और ये नहीं तो समझिए कि और समझदार बनाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है, उसमें मैं एग्री करता हूं कि उनको और समझदार बनाया जाए, लेकिन यहाँ की जनता नेताओं से अधिक जागरूक है, मेरा ये मानना है। ये अच्छा प्रयास होगा भावनात्मक रूप से शोषण करने का। नहीं, अच्छा प्रयास होगा। नहीं, भावनात्मक नहीं, शोषण करने का नहीं है ये। मुद्दे अगर देश के अंदर यही बनाए जाएंगे भावनात्मक, तो वस्तु स्थिति से पर चर्चा नहीं, भावनात्मक, आप भावनात्मक विषयों को का दोहन करने के लिए काफी परिपक्व नजर आ रहे हैं। शकील अहमद राणा साहब, आप ये बताइए, क्या यही घबराहट है कि समझदार ना हो जाए, कहीं ये ना पता कर ले, कहीं वो एक सोची समझी नीति के तहत वोट ना डालने लग जाए एक आम मतदाता? क्या ये घबराहट है आज की तारीख में मन में राजनीतिक दलों की? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो ये चल रहा है हमारा, जो अभी ठाकुर साहब ने कुछ कहा, अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वोटर बहुत समझदार हो गया है, बहुत चल रहा है अभी, जैसे इन्होंने कहा कि लड़की की इज्जत बचाएगा, उसको बचाएगा, ये अपना बचाव कर रहे हैं, बाल की खाल निकाल रहे हैं। हाँ, तो अभी जैसे ठाकुर साहब ने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, मैं एक अपना सुझाव ये देना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको सख्ती से अमल किया जाए। मैं आप पर आना चाहूंगा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह जी, रास्ता क्या हो सकता है? रास्ते की बात होती है आम सहमति, पहला लफ्ज निकलता है हर राजनेता के मुंह से, आम सहमति बनाइए, दूसरा शब्द आचार संहिता, इसके अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं, मैं मानता हूं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो एक प्रकार से अच्छा हुआ कि जो ये प्रक्रिया 1 वर्ष में हुई है और अब एक जाके इक्विलिब्रियम बैठ गया है इस जजमेंट का, तो अब कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसको सिर्फ कार्यान्वित करना है जी। न सर्वदलीय बैठक की जरूरत है, न आम सहमति की जरूरत है, न आचार संहिता की जरूरत है, जहां तक इन 3 मुद्दों का सवाल है। जो ये 1 वर्ष का जो डायलेक्टिक्स हुआ है, इसका अब ये निर्णय फाइनल निर्णय कर देता है जी। मैं आपको एक नियत का उदाहरण देने वाला था। नियत के मामले में जो क्रिमिनल पेनल्टी की बात है, इसको आगे बढ़ाने की बात में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा कि किस प्रकार से इस उच्चतम न्यायालय के निर्णय को टीथ दिए जाए, किस प्रकार से इसको पेनल्टी दी जाए। उसका पेनल्टी का एक पहलू है क्रिमिनल पेनल्टीज, अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई कैसे हो। जो इनकी सरकार कानून लाई थी उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का जो लेवल था, थ्रेशोल्ड था, इतना ऊंचा रखा गया कि करीब करीब असंभव होगा ऑर्डिनरी क्रिमिनल को डिस्क्वालीफाई करना, क्योंकि हीनस ऑफेंस होना चाहिए 6 महीने पहले, इतने वर्ष के लिए, वगैरह वगैरह। अब कम से कम उस मुद्दे पे, क्रिमिनल डिस्क्वालिफिकेशन पे, एक सिंपल साफ कानून पास किया जा सकता है कि जो व्यक्ति भी 2 वर्ष या 3 वर्ष के ऑफेंस से ज्यादा के लिए चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं उसके विरुद्ध कोर्ट द्वारा, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए जी। सुभाष कश्यप साहब, कंक्लूडिंग कमेंट पूरी चर्चा के, और एक जो खास बात कही डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कि जो पिछले 1 साल की जो प्रक्रिया रही है, जो मई में शुरू हुई, 13 मार्च को एक और कड़ी जुड़ी, उसको कार्यान्वित करने की आवश्यकता है, तो काफी हद तक जो ये समस्या है उसका निदान मिल जाएगा। आप क्या कहेंगे? जैसा सिंघवी जी ने अंत में कहा कि अब एक कानून बनाना आसान होना चाहिए, तो वो भी मानते हैं कि कानून बनना चाहिए, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था। रास्ता क्या है, उसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बिल्कुल प्रारंभ में एक बात कही थी कि एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है जनता को जागरूक करने का। जनता के कुछ अधिकार हैं संविधान के अंतर्गत, जनता के कुछ दायित्व हैं। जब तक जनता अपने दायित्व नहीं निभाएगी और अपने अधिकार नहीं मांगेगी, तब तक कोई भी राजनेता जिसके निहित स्वार्थ जनता के हितों से भिन्न हो सकते हैं, वो प्रगति नहीं होने देगा। यानी पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। कुल मिलाकर सुभाष कश्यप साहब ये बात कह रहे हैं कि जो हमारी व्यवस्था बन गई है आज की तारीख में, जिसमें भ्रष्ट लोग, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले लोग, यानी कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग संसद या विधानसभाओं में जाकर आसीन हो जाते हैं, उसके लिए खास जिम्मेदारी बनती है एक आम मतदाता की। लोग ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को चुनते ही क्यों हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं कश्यप साहब। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है।